नमस्कार मित्रों, आज हम मुगल काल की स्थापना कैसे हुई इसका अध्ययन करेंगे। और अगर वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छी से अच्छी चीज़ें ढूंढकर आपके सामने हम उनको प्रेषित कर सकेंगे। धन्यवाद। मुगल शब्द मंगोल से उत्पन्न हुआ, यानी मुगल जो शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? मंगोल से उत्पन्न हुआ है। चूँकि मुगल तैमूर के वंशज थे, इसलिए खुद को तैमूरिया भी कहते थे। मंगोलों की पैतृक उपाधि मिर्जा थी। जो मुगल थे वो क्या थे? तैमूर के वंशज थे, और तैमूर के वंशज होने के कारण ये अपने आप को क्या कहते थे? तैमूरिया कहते थे। और लेकिन तैमूरिया तो कहते थे, लेकिन इनकी पैतृक उपाधि जो थी वो क्या थी? मिर्जा थी। ये जो मुगल उपाधि धारण करते थे, ये किसकी उपाधि धारण करते थे? मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। लेकिन 1504 में वो पहला शासक है, पहला मुगल शासक है कि 1504 में बाबर ने जब काबुल की विजय की और 1507 में जब 1504 में उसने काबुल की विजय की, इसके बाद 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। ये थी बाबर की शुरुआती स्थिति। अब आते हैं बाबर का मूल नाम क्या था। तो बाबर का जो मूल नाम था वो जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मावरा उन नहर अर्थात फरगान में हुआ था। यानी फरगान का वो क्षेत्र है कौन? मावरा उन नहर, जहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था। और माता कौन थी इनकी? ये थी कुतलग निगार खान। जो माता थी वो थी कौन? कुतलग निगार खान। और पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो बाबर की जो उपाधि थी वो हजरत फिरदौस मकानी, ये सब महत्वपूर्ण उपाधि थी उसकी, हजरत फिरदौस मकानी। इसके बाद उसे कलंदर भी कहा जाता था। उसे मोतियों का मुकुट के रूप में भी वर्णन किया गया। जीवनी लेखकों का राजकुमार, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि उसकी थी वो कौन थी? जीवनी लेखकों का राजकुमार। और ये उपाधि उसने कब धारण की थी? 1526 में। जो जीवनी लेखकों का राजकुमार की उपाधि है वो उसने कब धारण की थी? 1526 में। बादशाह की उपाधि उसने कब धारण की थी? 1507 में। और गाजी की उपाधि उसने कब धारण की थी? 1527 में खानवा के युद्ध में। और उसकी एक और उपाधि थी, और वो थी आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। यानी उसकी जो एक अन्य उपाधि थी वो क्या थी? आजीविका ढूंढने वाली सैनिक के रूप में भी उसे जाना जाता है। लेनपुल ने बाबर के विषय में कहा है, बाबर मध्य एशिया एवं भारत, बाबर जो है मध्य एशिया एवं भारत लुटेरों के जत्थे एवं राजकीय शासन तथा तैमूर एवं अकबर के बीच की कड़ी था। वो क्या कहता है कि बाबर मध्य एशिया एवं भारत के लुटेरों के जत्थे एवं राजकीय शासन तथा तैमूर एवं अकबर के बीच की कड़ी था। अब बाबर जो था वो नक्शबंदी सख्त, जो नक्शबंदी सिलसिला था, उसके उबैदुल्लाह का
शिष्य था। नक्शबंदी के जो पीर थे या गुरु थे उबैदुल्ला, ये उनका शिष्य था। बाबर एशिया का प्रथम शासक था जिसने गोला बारूद का सफल प्रयोग किया। यानी वो एशिया का पहला शासक था जिसने गोला बारूद का सफल प्रयोग किया था। ऐसा नहीं है, भारत में तोप या बारूद का प्रयोग बाबर के पहले भी हुआ है, लेकिन सफल रूप से जो प्रयोग किया वो किसने किया? बाबर ने किया। पिता की ओर से बाबर पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर 1494 में 12 वर्ष की उम्र में फरगान का शासक बनता है। फरगान की राजधानी अंदीजान को बनाता है। यानी फरगान की जो राजधानी थी वो कौन थी? अंदीजान। दादी आयशा दौलत बेगम ने ही बाबर की प्रारंभिक समस्याओं को, जो बाबर की प्रारंभिक समस्याएं थीं, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए जो उसकी दादी थी आयशा दौलत बेगम, उसने बाबर की ताजपोशी की थी। बाबर को फरगान में अपने चाचा अहमद मिर्जा से खतरा था। जो फरगान में उसे सबसे बड़ा खतरा था वो किसी गैर से नहीं, उसे अपने घर से ही था। वह जो चाचा था उसका अहमद मिर्जा, वो कहाँ का शासक था? वो समरकंद का शासक था। और समरकंद के शासक के रूप में वो बाबर समरकंद को जीतना चाहता था। प्रथम बार 15 वर्ष की उम्र में 1497 ईस्वी में तथा दूसरी बार 1501 में, पहली बार यानी 1501 में पहली बार 100 दिन तक अधिकार में उसके कौन रहा? समरकंद रहा। और दूसरी बार 8 माह तक उसके अधिकार में समरकंद रहा, लेकिन समरकंद उसके अधिकार से शीघ्र ही निकल गया, जिसका कारण उज्बेक सैबानी खां था। यानी उसको समरकंद उसके हाथ से छीन जाने का कारण जो था वो उज्बेक सैबानी खां था। उसने समरकंद के शासक बैग शंकर मिर्जा की मदद की और 1502 में सरेपुल के युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति से बाबर को हरा दिया। यानी जिस युद्ध पद्धति से वो हारता है उसी युद्ध पद्धति का वो प्रयोग भारत में करके जीतता है। बाबर राज्यहीन हो, इस युद्ध के बाद बाबर क्या हो गया? राज्य विहीन हो गया। बाबर की मदद एहसान दौलत बेगम ने किया। फरिश्ता कहता है, बाबर के विषय में फरिश्ता कहता है, किस्मत के हाथ वह शतरंज का बादशाह था। फरिश्ता ये बात कहता है कि वो कैसा था? किस्मत के हाथ में शतरंज के बादशाह के रूप में वो था। बाबरनामा में उसने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि उसका जीवन कैसे कैसे संघर्षों से गुजरा था। उसने बाबरनामा में ये बात कहता है कि रमजान का त्यौहार 2 बार एक स्थान पर कभी नहीं मनाया। यानी वो कभी भी एक स्थान पर 2 बार नहीं रुका। 1511 से 1512 में बाबर ईरान के शासक इस्माइल शाह से समझौता किया और यहाँ पर बाबर कौन सा धर्म स्वीकार कर लेता है? शिया धर्म। इसका मतलब कि बाबर शिया धर्म स्वीकार किया और बाबर के बाद जो शिया धर्म स्वीकार करता है वो हुमायूं। और ये जानकारी कैसे प्राप्त होती है कि बाबर ने शिया धर्म स्वीकार किया था? ये जानकारी उसकी मुद्राओं में मिलती है।
बाबर ने काबुल, गजनी और कंधार को जीता। बाबर ने काबुल जीता, गजनी को जीता और कंधार को जीता। उसी समय जब कंधार की विजय के बाद स्थितियां, चूँकि उसके हाथ से समरकंद और फरगाना दोनों निकल चुके थे, बाबर के पास ऐसी स्थिति थी कि वो करे तो क्या करे। उसकी मजबूरी थी कि वो कहाँ जाए, क्योंकि जिस समय ऐसे बाबर के पास ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी, उस समय भारत की स्थिति बड़ी डामाडोल थी। अब बाबर के पास एक ही चारा था, वो था कि अपना सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए वो भारत पर आक्रमण करे। तो जब भारत पर बाबर आक्रमण करता है तो उस समय भारत की परिस्थितियां की थी। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पहली चीज क्या थी? कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उस समय लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश का जो शासन था वो दिल्ली के आसपास तक ही सिमट कर रह गया था। विकेंद्रीकृत राज्य की, यानी छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। एक की कमजोरी दूसरे की शक्ति बन जाती थी। यानी अगर एक राज्य कमजोर है तो ये कोशिश करता था दूसरा राज्य कि इसको मैं हड़प लूं। इसी क्रम में जो पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी था और राणा सांगा ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और वो इस लिए आमंत्रित करते हैं कि बाबर लोधियों को हरा करके यहाँ की शासन सत्ता हमको सौंप देगा और चला जाएगा। लेकिन बाबर के लिए ये परिस्थितियाँ, जिन परिस्थितियों से बाबर गुजर रहा था, उसके पास ना घर था, ना धन थी, ना दौलत थी, खाना बदोश जीवन जी रहा था। तो अपनी शासन व्यवस्था या अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अगर कहीं उसे दिखी तो वो भारत में दिखी। और दौलत खां लोधी और राणा सांगा भी अगर उसे आमंत्रित न करते तब भी वो भारत पर आक्रमण करता। मुस्लिम जिस समय वो बाबर का जो पहला आक्रमण है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करेगा बाबर, तो बाबर का प्रथम जो आक्रमण है वो 1519 में बाजौर एवं भेरा पर हुआ, जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी बाजौर या भेरा को जिसको जीता बाबर ने 1519 में, उसको कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। और इसी युद्ध का कारण विद्रोही यूसुफजाई जाति का दमन करना था। और बाबर इसलिए बाजौर या भेरा का युद्ध किला जीतता है कि वहाँ के जो शासक थे, यूसुफजाई जो जनजात थी, उनका दमन करना था। भेरा झेलम के तट पर स्थित था। भारत में सर्वप्रथम बाबर ने तोपखाने एवं बारूद का प्रयोग भेरा के युद्ध में किया था। सितंबर 1519 को बाबर का दूसरा हमला पेशावर में होता है। जो बाबर का दूसरा हमला है वो कहाँ होता है? पेशावर में होता है। और तीसरा आक्रमण जो बाबर का होता है वो कहाँ होता है? 1520 सियालकोट पर होता है। यानी बाबर का जो तीसरा आक्रमण है वो कहाँ होता है? वो होता है सियालकोट पर। और कब होता है? 1520 में। चौथा आक्रमण जो होता है बाबर का वो कहाँ होता है? 1524 में लाहौर एवं दीपालपुर। लाहौर में
और दीपालपुर में। ये कब होता है? 1524 में। और पांचवा जो आक्रमण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी आक्रमण के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता या मुगल सत्ता की स्थापना होती है। और वो कौन सा युद्ध है? वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। और वो कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में। यानी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुलगमा विधि तथा उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग करता है। पानीपत में पहली बार इस विधि का प्रयोग करता है। और ये एक ऐसी विधि है जिसमें बाबर स्वयं एक बार हार चुका था। बाबर इस विधि तुलगमा विधि को बाबर ने उज़्बेकों से सीखा था। और तुलगमा सेना का बहुत बड़ा भाग होता था। ये पद्धति कैसे होती थी? ये सेना का एक बहुत बड़ा भाग होता था जो सेना के दाएं और बाएं भाग के किनारे पर कोतल या इतिभास सेना के रूप में, यानी जो मुख्य सेना होती थी उन सेनाओं के दाएं और बाएं भाग पर कोतल या इतिभास सेना के रूप में खड़ी रहती थी। और ये चक्कर काटकर शत्रु के पीछे से विध्वंसात्मक हमला करके शत्रु को परास्त कर देते। मतलब जैसे मान के चलिए कि आमने सामने सेना खड़ी और वो सेना युद्ध कर रही है, तो दाएं किनारे और बाएं किनारे पर कुछ एक रिजर्व सेना होती थी। और वो सेना का काम क्या था कि जब सेना आमने सामने के युद्ध में क्या हो जाती थी, भिड़ जाती थी, तो वो सेना पीछे से जा कर के अचानक आक्रमण कर देती थी। यानी आगे से भी आक्रमण और पीछे से भी आक्रमण। और जब अचानक आक्रमण होता था तो जो दूसरी सेना होती थी वो क्या होती थी, घबरा जाती थी। इसी को क्या कहते हैं? तुगलगमा पद्धति कहते हैं। खानवा का युद्ध, खानवा का जो युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। लेकिन खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। अब देखिए कि महत्वाकांक्षा ने इस युद्ध को करवाया। यानी इस युद्ध का कारण केवल महत्वाकांक्षा थी और कुछ नहीं थी। राणा सांगा भारत का शासक बनना चाहता था और बाबर के लिए करो या मरो की स्थिति थी। क्यों? क्योंकि जब तक वो राजस्थान को नहीं विजित कर सकता था तब तक वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकता था। और राणा सांगा उस समय शक्तिशाली शासक था। तो जो खानवा का युद्ध हुआ उस दिन शनिवार का दिन था और 16 मार्च 1527 को हुआ। इस युद्ध में मलिक कासिम एवं मुनीम अलका, इस युद्ध में जो खानवा का युद्ध था उसमें मलिक कासिम एवं मुनीम अलका तुलगमा पद्धति का नेतृत्व किया। यानी यहाँ इस युद्ध में भी तुलगमा पद्धति का प्रयोग उन्होंने किया। इस युद्ध में बाबर जिहाद की संज्ञा दी। यानी ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में ही बाबर ने किसकी तुलना दी? जिहाद की। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। यानी इस युद्ध की विजय के बाद ही बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। खानवा का युद्ध 20 घंटे में
फाइनल हो गया था। यानी ये कुल युद्ध कितने घंटे चला था? 20 घंटे। खानवा वर्तमान भरतपुर का एक गांव जो आगरा से 37 मील दूर है। यानी ये किस क्षेत्र में था? भरतपुर क्षेत्र में था। और राणा सांगा के सहयोगी जो थे वो कौन थे? रायसीन का सिलहदी हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी भी इस युद्ध में शामिल थे, जो राणा सांगा की मदद कर रहे थे। राणा सांगा ने महमूद लोधी को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया था। राणा सांगा ने इस आधार पर, जो लोधी शासक महमूद लोधी था, इस आधार पर राणा सांगा की क्या करता है? मदद करता है कि वो उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर ले। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध के पहले पाती पेखन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके प्रत्येक राजपूत सरदार को इस युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यानी पाती पेखन का मतलब होता है पत्र लिख करके सभी राजपूत सरदारों को संगठित होने के लिए आमंत्रित किया। इसी समय काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की कि इस युद्ध में बाबर हार जाएगा। इस युद्ध में एक ज्योतिष था, काबुल का एक ज्योतिष था, मोहम्मद शरीफ ने यह भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में क्या होगा? बाबर हार जाएगा। और जब ये भविष्यवाणी बाबर के पास पहुंचती है तो घबराता तो जरूर है लेकिन साहस नहीं छोड़ता, और इसी युद्ध में शराब पीना छोड़ देता है और शराब पर प्रतिबंध लगा देता है। सैनिकों में तगमा शुल्क नहीं लगाएगा, इसकी भी घोषणा वो करता है। नमस्कार मित्रों, बाबर से संबंधित अन्य जानकारी हम अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि बाबर के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए इस सीरीज के सभी वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी मुग़ल काल के सारी चीज़ें जो आपके सामने रखी जाएंगी वो ऑथेंटिक होंगी और आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, उपयोगी होंगी। हमने बहुत मेहनत करके आपके सामने ये सब पेश करने की स्थिति में आए हैं। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।